चलिए, गुड आफ्टरनून। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, दी पंजाब प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। ऑडिबल है लेक्चर? एक बारी कमेंट कर दीजिए ऑनलाइन वाले बच्चे, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, हमारे पास जो आईपीसी है, आईपीसी 1860 में हमारे पास आता है। आईपीसी जो है हमारे पास 1860 में हमारे पास आता है। बीएनएस भी तो वही है, बीएनएस जो पढ़ते हैं उसी को, तो उसी का रेप्लिका है बेसिकली। नया बना दिया वो अलग बात है, नाम चेंज कर दिया। तो 1860 में जब हम इसको पढ़ा करते थे, हमारे पास एक सेक्शन हुआ करता था 425। 425 बेसिकली बात करता था मिसचीफ की। बीएनएस अगर कॉरेस्पॉन्डिंग देखेंगे तो 324 सेक्शन है, चेक कर लेना फिर भी एक बारी। ये किस चीज की बात कर रहा है? मिसचीफ की बात कर रहा है। मिसचीफ क्या होता है हमने पढ़ा हुआ है। हम अगर कोई भी पर्सन किसी की प्रॉपर्टी को, कोई भी पर्सन किसी की प्रॉपर्टी को या पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है तो उसको हम कहते हैं मिसचीफ। यहां पे ध्यान से समझना, हमने बीएनएस में ये चीज पढ़ी हुई है, आईपीसी में ये चीज पढ़ी हुई है। मिसचीफ जो हो रहा है किसी की प्रॉपर्टी को, पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी को डैमेज करना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मैं किसी इंसान को नुकसान पहुंचाना चाहता था। ये मेरी इंटेंशंस क्या है यहाँ पे? सिर्फ मैं उस प्रॉपर्टी को डैमेज करना चाहता था। तो अगर मैंने प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया तो मिसचीफ हो गया वो। अब इस मिसचीफ की जो पनिशमेंट है वो बहुत कम है। मिसचीफ की अगर पनिशमेंट देखोगे 3 महीने तक की पनिशमेंट हमें वहां पे दिया हुआ है। तो ये पनिशमेंट अपने आप में बहुत कम है। रीजन क्या है इस एक्ट के आने का? रीजन बताता हूं मैं, जो हम पढ़ने लगे हैं। आप देखो, जब एक अनलॉफुल असेंबली इकट्ठी हो जाती है, जब रॉयट्स होती हैं, जब रॉयट्स होती हैं, या फिर कोई भी एक पॉलिटिकल एजेंडा कह लीजिए, या फिर एक रिलीजियस असेंबली इकट्ठी हो रखी है, या फिर कोई भी सोशल असेंबली इकट्ठे हो रखी है, और लार्ज स्केल पे जब वो क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को, तो नुकसान तो बहुत हो रहा है ना। एक दो एग्जांपल देता हूं आपको। यहाँ पे सिरसा में एक कोई बाबा हुआ करते हैं या थे, डेरा सच्चा सौदा केस के नाम से ये फेमस है। तो बेसिकली वहां पे क्या होता है, उनका पंचकुला में ट्रायल चल रहा होता है। आपने सुना होगा, 2017 की बात बता रहा हूं मैं आपको ये। अब जो सीबीआई कोर्ट में उनका ट्रायल चल रहा है, अब वर्डिक्ट आना है आज। वर्डिक्ट आना है तो देयर आर चांसेस कि जो उनके सपोर्टर्स हैं वो ऑब्वियसली क्या करेंगे, इकट्ठे होकर लार्ज स्केल पे डिस्ट्रक्शन करेंगे। तो होता भी ऐसा ही है। पंजाब के कुछ एरियाज में, बठिंडा में, मानसा में, ऐसे एरियाज में उनको डेथ नहीं, मेरे ख्याल से लाइफ इंप्रिजनमेंट वगैरह दे दिया गया। तो लाइफ इंप्रिजनमेंट जो अनाउंस किया वहां पे, तो उसके बेसिस पे उनके जो सपोर्टर्स थे उन्होंने क्या किया, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज किया। आज की डेट में कोई फिल्म रिलीज होती है, मूवी रिलीज होती है, हम कहते हैं कि आपने ये कर दिया, अब लोग इकट्ठे होके तोड़ रहे हैं वहां पे, वो फिल्म हॉल को तोड़ रहे हैं, कहते हैं रिलीज नहीं होने देंगे, इसका बॉयकॉट कीजिए। बॉयकॉट तक ठीक है, बट जब आप प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हो वो तो ठीक नहीं है ना। 2007 के अराउंड ना, राजस्थान में गुज्जर्स हुआ करते हैं, बेसिकली कम्युनिटी है। उन्होंने बोला कि हमें रिजर्वेशन चाहिए, और उसके लिए लार्ज स्केल पे क्या किया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि हमें रिजर्वेशन चाहिए, रिजर्वेशन नहीं मिल रही है। तो क्या कर दिया, प्रोटेस्ट कर दिया। प्रोटेस्ट में क्या कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं पब्लिक प्रॉपर्टी के साथ। और ऐसे ही चलता आ रहा है, सिर्फ एक स्टेट में नहीं। वेस्ट बंगाल की बात करूं, वेस्ट बंगाल में 2005-6 के अराउंड क्या होता है, 10,000 स्क्वायर किलोमीटर की जो एरिया होता है वो क्या करते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का एरिया एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। लोग क्या करते हैं, प्रोटेस्ट कर देते हैं। आज की डेट में भी अगर आप देखोगे कोई फॉरेस्ट वगैरह है, उसको अगर खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं तो लोग क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ये नीट का एग्जाम पेपर लीक हो गया। अब पेपर लीक हो गया तो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, इकट्ठे होकर आप पीसफुल प्रोटेस्ट कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। द मोमेंट आपने प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है या फिर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आपकी लाइबिलिटी यहां पे बन जाएगी। बट हुआ क्या करता था, ध्यान से समझना, यहां से लेके 1984 तक की कहानी बता रहा हूं मैं आपको। इस ड्यूरेशन में हमारे पास सिर्फ एक ही ऑफेंस हुआ करता था, दैट इज मिसचीफ। और हमें ये जो मिसचीफ की प्रोविजन दिया हुआ था, यहां पे सिर्फ क्रिमिनल लाइबिलिटी बन रही थी, वो भी छोटी सी 3 महीने तक की सजा। जो डैमेज कॉज कर दिया वो तो प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा हमने डिस्ट्रॉय कर दिया ना, उसके लिए कोई भी प्रोविजन यहाँ पे नहीं थी।
तो अब ये इनएडिक्वेट था, ऑब्वियसली बात है, मिसचीफ जो एक जर्नल लॉ में हमें दिया हुआ है वो इनएडिक्वेट प्रोविजन है। लेटर ऑन हमारे पास आता है एक एक्ट, द प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट। मैं यहाँ पे प्राइवेट यूज नहीं कर रहा हूं, 1984 प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी मैं यूज नहीं कर रहा हूं। 84 में हमारे पास ये एक्ट आता है, सेंट्रल लेजिस्लेशन है, और अगर ये सेंट्रल लेजिस्लेशन है तो फिर तो थ्रू आउट इंडिया एप्लीकेबल हो रही है। 84 का एक्ट है। इंसिडेंट्स मैंने आपको बहुत सारे बताए कि मूवी रिलीज होने से पहले प्रोटेस्ट किया जा रहा है, डेरा सच्चा सौदा के सपोर्टर्स ने प्रोटेस्ट कर दिया, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर दिया। जो राजस्थान के गुज्जर्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट करा, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया। तो एक्ट तो हमारे पास था ना, ऐसा तो नहीं है कि एक्ट नहीं था हमारे पास, बट ये जो एक्ट था इट इज ऑल्सो इनएडिक्वेट, इनसफिशियंट। इसमें जो प्रोविजंस हमें दी हुई है ना, पहले तो आप नाम से ही समझिए, द प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी, इट मींस कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को कवर नहीं कर रहा। और जो वो असेंबली इकट्ठी हो रखी है वो थोड़ा ना देखेगी ये पब्लिक प्रॉपर्टी है या प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी उसके हाथ लगता है वो क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे पहला यहाँ पे इनएडिक्वेसी क्या है हमारे पास, पहली इनएडिक्वेसी है कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को कवर नहीं कर रहा। दूसरा, ठीक है इसमें पनिशमेंट वगैरह हमें दे दिया, 5 इयर्स तक की पनिशमेंट का प्रोविजन हमें यहाँ पे दे दिया, बट पनिशमेंट से क्या होगा, व्हाट अबाउट द डैमेज कॉज टू दी प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टी, उसका क्या करेंगे हम। तो पब्लिक प्रॉपर्टी को जो डैमेज हुआ उसके लिए रिकवरी तो बनती है ना। कोर्ट कहता है कि यहाँ पे सफिशिएंट प्रोविजन नहीं है। तो ये जो इंसिडेंट्स होते हैं ना, मैंने आपको गुज्जर्स वाला इंसिडेंट बता दिया राजस्थान का, मैंने वेस्ट बंगाल वाला इंसिडेंट बता दिया, कुछ मूवी रिलीज होने से पहले जो हंगामा कर रहे हैं वो बता दिया। इनको देखते हुए 2007 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, केस का सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले रहा है। द प्रिवेंशन, केस का नाम लिखिए, द प्रिवेंशन इन री डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी, ऐसे लिखना, ऐसे लिखिए, इन री डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, 2009 सुप्रीम कोर्ट। कॉग्निजेंस 2007 में लिया था, कॉग्निजेंस क्या किया इस केस में, 2007 में लिया। किन केसेस को देखते हुए, सिर्फ एक केस को देखते हुए नहीं। इसका मतलब तो समझते हो ना सब, री का मतलब क्या होता है, री का मतलब होता है सो मोटो कॉग्निजेंस लेना, किसी ने फाइल नहीं किया केस ये, तो जिन भी केसेस में ऐसे लिखा होता है तो उसका मतलब क्या हुआ, सो मोटो कॉग्निजेंस। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या किया, सो मोटो कॉग्निजेंस लिया, एक इंसिडेंट के ऊपर नहीं, बहुत से इंसिडेंट्स के ऊपर। कोर्ट कहता है आईपीसी तो चलिए क्रिमिनल लॉ है, उसमें जो प्रोविजन है वो सिर्फ मिसचीफ से डील कर रहा है, बट इसके लिए स्पेसिफिक एक लेजिस्लेशन बना हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, यानी कि वो जो प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 है, कोर्ट ने इसको भी वहां पे कंसीडर किया। कोर्ट कहता है ये एक्ट तो जो है वो क्या है, इनसफिशिएंट है, इनएडिक्वेट है, इसकी प्रोविजन सफिशिएंट नहीं है। यहाँ पे क्यों नहीं सफिशिएंट मैंने आपको बता दिया, रीजंस क्या है दो, एक तो पब्लिक प्रॉपर्टी को कवर कर रहा है, सिर्फ प्राइवेट को कवर नहीं कर रहा है, और दूसरा रिकवरी का कोई मोड नहीं है। जो नुकसान हो गया उसका क्या, पनिशमेंट देने से क्या होगा, जो नुकसान हो गया उसका क्या करेंगे, कैसे रिकवर करेंगे उस पैसे को। तो वो दोनों सिचुएशन के लिए कोर्ट ने यहाँ पे क्या किया, कॉग्निजेंस लेके एक कमेटी फॉर्म किया, नाम लिख लेना, 2 रिटायर्ड जजेस की कमेटी है बेसिकली, जस्टिस थॉमस एंड नरीमन, इसलिए इसको थॉमस एंड नरीमन कमेटी भी कहते हैं, थॉमस एंड नरीमन कमेटी। आपको ये क्लियर हो गया, रिटायर्ड जजेस की कमेटी है, किस लिए फॉर्म किया गया, टू एस्टैब्लिश स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस। अब इस कमेटी ने क्या किया, इस कमेटी ने जो इनको बोला गया था कि ऐसे केस में क्या लॉ होना चाहिए उसके ऊपर गाइडलाइंस बना के दीजिए, इन्होंने कोर्ट को वो सबमिट कर दिया। 2007 में कॉग्निजेंस लिया गया था, इन द मीनवाइल कमेटी फॉर्म होती है, ये इसको सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद 2009 में कोर्ट क्या करता है, जजमेंट डिलीवर कर देता है।
कोर्ट ने बहुत सारी गाइडलाइंस दी और बोला कि ऐसी लेजिस्लेशन हमारे पास आनी चाहिए, स्टेट को गाइडलाइंस जा रही है, सेंटर को गाइडलाइन जा रही है कि इसको चेंज कीजिए, जो आपका 1984 वाला लॉ है इसको चेंज करके स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होनी चाहिए, जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी भी कवर होनी चाहिए, जिसमें रिकवरी का मोड होना चाहिए कि जो नुकसान हो गया, इम्प्रिजनमेंट ठीक है, इम्प्रिजनमेंट तो होनी ही चाहिए जो है भी है, पर जो नुकसान हो गया पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को, उसको रिकवर कैसे करोगे उस पैसे को, उसका भी कोई मोड होना चाहिए। तो इसके चलते हुए 2015 में हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है पार्लियामेंट में एक बिल पेश करती है 2015 में, बट वो बिल आज तक कभी भी पास नहीं हुआ, लैप्स हो जाता है। ये कौन से एक्ट की बात कर रहे हैं हम? 1984 वाले बात कर रहे हैं, 84 वाले एक्ट की बात कर रहे हैं, सेंट्रल लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं। बट ये तो सेंट्रल लेजिस्लेशन है। ऑन दी अदर साइड पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया, क्योंकि पंजाब ऑलवेज क्या रहता है, हमारा डिस्टर्ब स्टेट रहा है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी होती रहती हैं। तो पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट ने 2014 में एक लेजिस्लेशन लेके आया जिसको 2015 में, अगर हम इस लेजिस्लेशन की बात करें, यहाँ पे जो हमारा पार्ट ऑफ सिलेबस है 2014, नाम क्या है देखिए, दी पंजाब प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी आता कब है हमारे पास? 2014 में आता है। बट क्योंकि ये जो लेजिस्लेशन है ये डायरेक्ट किससे डील कर रही है? एक सेंटर लेजिस्लेशन से भी डील कर रही है। अगर हम बीएनएस को, आईपीसी को देखें, मिसचीफ का ऑफेंस वहां पे भी दिया हुआ है। 84 वाले एक्ट को देखें तो सेम सब्जेक्ट के ऊपर सेंटर ने लेजिस्लेशन बना रखा है, और जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, अगर हम आर्टिकल 254 पढ़ेंगे, आर्टिकल 254 सबसेक्शन 2 किसका? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। आप देखिए जितने भी स्टेट लेजिस्लेशंस होते हैं, जब वो लेजिस्लेटिव असेंबली में या काउंसिल अगर है तो वहां पे पास हो गए तो गवर्नर की असेंट के लिए जाया करते हैं, प्रेसिडेंट की असेंट के लिए नहीं जाया करते हैं। कुछ सिचुएशंस हैं जहां पे हमें प्रेसिडेंट की असेंट के लिए भेजना पड़ता है स्टेट लेजिस्लेशन को भी। उनमें से एक लेजिस्लेशन, एक सिचुएशन है 254, आर्टिकल 254 सबसे आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है, क्लॉज 2 में लिखा हुआ है कि जब भी कोई स्टेट लेजिस्लेशन जो ऑलरेडी कवर्ड सब्जेक्ट है सेंट्रल लेजिस्लेशन का, उससे डील कर रहा है, तो असेंट किसकी चाहिए होगी? प्रेसिडेंट की चाहिए होगी। अब ये एक्ट जो है 2017 में हमारे पास आता है। 2017 में क्यों पास हो रहा है? क्योंकि टाइम पीरियड देखिए ना, प्रेसिडेंट साहब के पास गया, वहां से कंसेंट होके आ रहा है, मतलब असेंट मिल रही है, फिर हमारे पास वापस आ रहा है, फिर गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया अल्टीमेटली इसको। तो उसमें 2014 से 2017 तक का पीरियड ऐसे ही लग गया हमें, क्योंकि लॉन्ग प्रोसेस चले गया ना प्रेसिडेंट साहब। आपको बस ये याद रख लेना है, यहाँ पे डेट याद रख लेनी है कि ये जो है प्रेसिडेंट साहब की असेंट तो मिल गई थी हमें 22nd डे ऑफ सितंबर 2015 को, 22nd डे ऑफ सितंबर 2015 को मिल गई थी। उसके बाद गैजेट में पब्लिश करने के लिए हमें टाइम लग गया, यानी कि 12th ऑफ जून 2017 से ये एक्ट हमारे पास आता है, केम इनटू फोर्स। इसका नाम क्या है एक्ट का? दी पंजाब प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी कवर हो रही है? ध्यान से देखिए, पब्लिक प्रॉपर्टी भी कवर हो रही है, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी कवर हो रही है, यानी कि जो लेक्यूना था 84 वाले एक्ट में दूर किया जा रहा है। दूसरा वहां पे बेसिकली जो हमने अभी ऊपर जजमेंट पढ़ा ना, डिस्ट्रक्शन वाला, स्टेट ऑफ एपी वाला, उसमें जो गाइडलाइंस थी उसको फॉलो किया गया है। यहाँ पे उन्होंने बोला कि कुछ अरेंजमेंट होना चाहिए जिससे हम क्या कर पाए, अमाउंट को रिकवर कर पाए, उसकी भी गाइडलाइंस है, उसके लिए भी स्पेसिफिक हमें बना दिया यहाँ पे सेक्शन की कैसे वो अमाउंट रिकवर किया जाएगा। तो आपको पर्पस समझ आ रहा है? यहाँ पे पर्पस लिखना कहीं पे भी साइड पे लिख लीजिए। पर्पस क्या है? प्रिवेंशन पर्पस है पहला, तो प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू बोथ है, यहाँ पे दोनों कवर हो रही है, पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। 84 वाले एक्ट में सिर्फ पब्लिक प्रॉपर्टी कवर हो रही थी। दूसरी सिचुएशन प्लस करके लिखना, दूसरा पर्पस क्या है? रिकवरी ऑफ, प्लस करके लिखना, रिकवरी ऑफ डैमेज, यानी कि फाइनेंशियल रिकवरी, ब्रैकेट्स में लिख लेना, फाइनेंशियल रिकवरी, रिकवरी ऑफ डैमेज, फाइनेंशियल
रिकवरी। तो ये एक्ट आने की कहानी पता लग गई, लैंडमार्क केस मैंने लिखवा दिया, टिप्स पे याद रख लेना जिसके कारण से ये हमारे पास आ रहा है। बेसिकली दिस एक्ट इज मॉडल्ड, मॉडल्ड मतलब ये इंस्पायर्ड है किससे, उस जजमेंट से। तो मॉडल्ड ऑन दी डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, 2009 की जजमेंट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। आगे आ जाइए। 2 डेट से याद रख लेना, प्रेसिडेंट साहब ने कब असेंट दिया। इसमें बेनिफिट पता क्या है, अगर यहाँ से 2 क्वेश्चन आने हैं ना या 3 क्वेश्चन आने हैं, मेरे 3 में से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, वो एज दिलाएगा आपको एग्जाम में। अब मैं बोलूं बीएनएसएस का सब्जेक्ट है, बड़ा सब्जेक्ट है सीआरपीसी, अगर टोटल 20 क्वेश्चंस आपको वहां पे आ रहे हैं तो देयर आर चांसेस कि कितना भी आपने किया हुआ है 3-4 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, बट यहां से नहीं होने चाहिए। छोटा सा तो एक्ट है हमारा बिल्कुल ये, और बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। आप ध्यान से समझना, आपको 2 डेट्स याद रहनी चाहिए, ये इसका पर्पस दिया हुआ है बेसिकली, प्रियम्बल दिया हुआ है, टू प्रोवाइड प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी, एक पर्पस ये हो गया, एंड फॉर द मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। मैटर्स कनेक्टेड देयर विद मतलब फाइनेंशियल रिकवरी, और इंसिडेंटल देयर टू मतलब उससे रिलेटेड वाले जो भी मैटर्स हैं उन सब के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है, उसको डिटेल में बेसिकली कवर करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट शॉर्ट टाइटल and commencement. This act may be called Punjab Prevention of Damage to Public Property Act 2014. It shall came into force as notified in the official gazette. कब notify हुआ हमारे पास, 12th of June 2017। टिप्स पे याद रख लेना डेट, ठीक है। प्रेसिडेंट साहब ने जो असेंट दिया उसकी डेट भी और ये वाली डेट भी। आगे आ जाइए, डेफिनेशंस। एक क्वेश्चन आपको डेफिनेशन से ही बन जाएगा, एक क्वेश्चन आपको डेफिनेशन से ही बन जाएगा, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मीन्स एन अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 7 ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। बेसिकली क्या होता है, 7 में क्या लिखा हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूट करेगी, किस चीज के लिए, कि कितना फाइनेंशियल लॉस हुआ है उसको एस्टिमेट करने के लिए। जब वो डेरा सच्चा सौदा का जो केस होता है और बठिंडा मानसा और जो भी डिस्ट्रिक्ट थे जहां पे वायलेंस की जाती है और पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया जाता है, तो फिर वो स्टेट गवर्नमेंट वहां पे क्या करती है, सेक्शन 7 में एक अथॉरिटी बनाती है जिसको हम कह रहे हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। वो अथॉरिटी क्या करेगी, बेसिकली इंक्वायरी करेगी मैटर में, देखेगी कि कितना नुकसान हुआ है स्टेट का, कितना नुकसान हुआ है किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी का। जितना भी नुकसान हुआ होगा वो सारा कहां से रिकवर किया जाएगा, उस पर्टिकुलर जो भी लीडर होंगे उनके या जो भी उनकी प्रॉपर्टी होगी वहां से वो रिकवर किया जाएगा। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहां एस्टैब्लिश होती है, टिप्स पे याद रख लेना, 7 में। किस पर्पस के लिए एस्टैब्लिश किया जा रहा है, फाइनेंशियल रिकवरी करने के लिए, उसका एस्टीमेट लगाने के लिए कि कितना नुकसान हुआ है बेसिकली। ठीक है, आगे देखिए, डैमेजिंग एक्ट, डैमेज, और ये अल्फाबेटिकली दिए हुए हैं हमें ये सारे, ठीक है। डैमेजिंग एक्ट क्या होता है, अब हमने ये तो पढ़ लिया ना कि डैमेज टू, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो मैं ये पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को जो नुकसान पहुंचा रहा हूं, तो इट मींस कि मेरा जो एक्ट है वो क्या है, डैमेजिंग एक्ट है। और वो डैमेजिंग एक्ट कब बनेगा, इन सिचुएशन में वो डैमेजिंग एक्ट रहने वाला है। कौन सी सिचुएशन है, इट इंक्लूड्स एन एक्ट एजिटेशन, स्ट्राइक, हड़ताल, धरना, बंद, डेमोन्स्ट्रेशन, मार्च, प्रोसीशन, ब्लॉकेड ऑफ रेल और रोड ट्रैफिक by any individual, group of individual or organization, any party whether social, religious or political, by which any damage or loss or destruction is caused to the public or private property। यानी कि जब ये जो ग्रुप्स हैं डैमेज और लॉस कॉज कर रहे हैं पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को, तो हम उनके एक्ट को क्या बोलेंगे, डैमेजिंग एक्ट। कौन कौन से एक्ट आ गए अब हमारे पास, हमारा कोई भी एक्ट जिससे हम डैमेज कर रहे हैं, एजिटेशन, हम विरोध कर रहे हैं किसी चीज का, फिर स्ट्राइक कर रहे हैं, अगर कोई स्ट्राइक कर रहा है, स्ट्राइक पीसफुली कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, द मोमेंट आपने डैमेज करना शुरू किया प्रॉपर्टी को स्ट्राइक करते हुए, तो फिर वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। हड़ताल कर रहे हो यानी कि सेम ही चीज हो गया, और धरना, धरने पे बैठे हुए हो, पीसफुली बैठे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, द मोमेंट आपने प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, डैमेजिंग एक्ट बन जाएगा। बंद, कई बार होता है ना, आज भारत बंद की घोषणा कर दिया, अब बंद है तो उसमें कोई क्या लोग होते हैं, वो देखते हैं कि ये दुकान खुली है या ये कुछ भी है,
उसमें नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। तो ऐसे में अगर आप कुछ कर रहे हो तो लाइबिलिटी यहां पे बनने वाली है। और डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेशन होता है किसी चीज को दिखाना कि ये देखो ये गलत हो रहा है, डेमोन्स्ट्रेट करना, बेसिकली विरोध करना एक तरह से। और मार्च, मार्च क्या होता है? जैसे कैंडल मार्च निकालते होते हैं, मार्च में बेसिकली मूवमेंट हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे हैं। तो वो मार्च करते हुए अगर आपने किसी प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया तो फिर यहाँ पे कवर हो जाएगा। प्रोसीशन मतलब वो किसी भी तरह का हो सकता है, फ्यूनरल प्रोसीशन भी हो सकता है, रिलीजियस भी हो सकता है, किसी भी तरह से, ठीक है, तो वो सारा कवर हो जाएगा। ब्लॉकेड ऑफ रोड और रेल ट्रैफिक बाय, यानी कि रेल ट्रैक को ब्लॉक कर रहे हैं, सड़क को ब्लॉक कर रहे हैं, वो सारा कवर हो रहा है यहाँ पे। वो एक्ट यहाँ पे कवर नहीं हो रहा, उससे हम क्या कर रहे हैं? जो नुकसान पहुंचा रहे हैं पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को, तब वो बनेगा डैमेजिंग एक्ट। फिर कौन कर रहा है? ये कोई इंडिविजुअल पर्सन कर रहा है, उसकी भी यहाँ पे लाइबिलिटी है। इंडिविजुअल नहीं कर रहा, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मिले हुए हैं, उनकी भी यहाँ पे लाइबिलिटी बनेगी। कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर कर रही है तो उसकी भी यहाँ पे लाइबिलिटी बनने वाली है। फिर एनी पार्टी वेदर सोशल, रिलीजियस और पॉलिटिकल, किसी भी तरह की पार्टी है, वो भी फर्क नहीं पड़ रहा, भले ही वो सोशल पार्टी, सोशल मतलब जो सोसाइटी ने बना रखी है, पॉलिटिकल पार्टी है, वो भी करते हैं पॉलिटिकल वाले, कई बार दंगे हो जाते हैं, रैली निकल रही है पॉलिटिकल और आपने क्या किया? प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दिया। या फिर रिलीजियस पार्टी क्यों नहीं है? रिलीजियस मतलब आप एक रथ यात्रा निकाल रहे हो या कुछ ऐसा करो और वहां पे प्रॉपर्टी वगैरह को डैमेज कर दिया। बाय विच एनी डैमेज और लॉस और डिस्ट्रक्शन कॉज टू एनी पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो ऑल विल बी कवर्ड। अल्टीमेटली क्या हो रहा है? डैमेज हो रहा है प्रॉपर्टी को। कौन सी प्रॉपर्टी? बोथ पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी। आगे आइए, ऑर्गेनाइजर्स, एक ये चीज यहाँ पे अच्छा ऐड किया गया। पहले क्या होता था ना, जैसे फॉर एग्जांपल वो जो डेरा सच्चा सौदा की हम बात कर रहे थे, अगर हम बोले कि वो तो अंडर ट्रायल था और उसने थोड़ा ना दंगे किए, उसके सपोर्टर्स ने दंगे किए वहां पे, बेसिकली प्रॉपर्टी को जो नुकसान पहुंचाया सपोर्टर्स ने पहुंचाया, तो ऑर्गेनाइजर की कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी क्या यहाँ पे? पहले तो वो कहता था मेरी कैसे लाइबिलिटी, मैंने थोड़ा ना बोला इनको करने के लिए, किस सेंस में मैं अबेटर हूं, पहले तो वो बताओ। वो डिबेटेबल क्वेश्चन हो जाता था। अभी अबेटर को अलग से डिफाइन करके उसकी लाइबिलिटी यहाँ पे बना रखी है। क्या लिखा है? ऑर्गेनाइजर shall include any person or persons or office bearers of any organization, यूनियन और पार्टी, पार्टी और यूनियन किसी भी तरह की हो सकती है, ये सोशल पार्टी भी हो सकती है, रिलीजियस भी हो सकती है और पॉलिटिकल पार्टी भी हो सकती है। तो किसी भी तरह की वो पार्टी हु अरेंज मतलब जो प्लान वगैरह बना रहे हैं या जो भी किसी तरह का भी उनका एड हो रहा है उसमें, इंस्टिगेट, कॉन्स्पायर, इंस्टिगेट समझते हो ना, किसी को प्रवोक करना बेसिकली, ठीक है, कॉन्स्पायर कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, एडवाइज कर रहे हैं, गाइड फॉर डूइंग एनी डैमेजिंग एक्ट। अगर इनमें से कोई भी जो है लाइबल हो रहा है, यानी कि जो हेड है उनका उस ऑर्गेनाइजेशन का, अगर वो कहे कि मैं एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एक्ट वहां पे प्रेजेंट नहीं था, तो ये नहीं है यूवर ऑर्गेनाइजर। अगर आप ऑर्गेनाइजर हो तो आपकी लाइबिलिटी यहां पे बनने वाली है। तो डैमेजिंग एक्ट भी क्लियर हो गया, ऑर्गेनाइजर भी क्लियर हो गया। आगे देखिए, पब्लिक प्रॉपर्टी, ये भी पूछ लिया जाएगा। इनके सब सेक्शन नंबर आपको टिप्स पे याद रखने पड़ेंगे, सब सेक्शन नंबर हमें टिप्स पे याद रखने पड़ेंगे। पब्लिक प्रॉपर्टी, देखिए, पब्लिक प्रॉपर्टी मींस एनी प्रॉपर्टी वेदर इमूवेबल और मूवेबल। पहले तो याद रख लेना, पब्लिक प्रॉपर्टी, फिर प्राइवेट भी डिफाइन किया हुआ है। पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब कोई भी तरह की प्रॉपर्टी, नहीं भी डिफाइन करेंगे तो आपको पता तो है, सरकारी प्रॉपर्टी, सरकारी प्रॉपर्टी होगी वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाएगी। वो पब्लिक प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। और इमूवेबल में इंक्लूडिंग एनी मशीनरी, किसी भी तरह की मशीनरी भी इसमें इंक्लूड है। नहीं भी लिखा होता तो भी कॉमन सेंस थी कि ऑब्वियसली बात है कि मूवेबल प्रॉपर्टी में मशीनरी वगैरह भी इंक्लूड होने वाली है। विच इज ओन्ड बाय और इन दी, यानी कि वो मूवेबल प्रॉपर्टी, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो मशीनरी ओन्ड बाय और इन दी पोजेशन और अंडर द कंट्रोल ऑफ, वो या तो वो ओन्ड बाय है या तो पोजेशन और अंडर द कंट्रोल ऑफ किसके है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पोजेशन में या कंट्रोल में है। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट के पोजेशन में या कंट्रोल में है। वो जो प्रॉपर्टी है दैट इज इन द पोजेशन और कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज इन द पोजेशन एंड कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, पोजेशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकल अथॉरिटी, पोजेशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकल अथॉरिटी। अब देखिए ना, किसी भी स्टेट में
स्टेट गवर्नमेंट का रोल होता है, जितने भी हाईवे वगैरह होते हैं वो कौन बनवाती है? नेशनल हाईवेज जो रोल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, प्रॉपर्टी तो है ना वो। जितने भी रेलवे ट्रैक्स होती है वो किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, तो प्रॉपर्टी तो है। अगर हम इनको डैमेज कर रहे हैं रेलवे ट्रैक पे जाके या रेलवे स्टेशन में जाके कुछ हमने डैमेज किया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया, दैट इज पब्लिक प्रॉपर्टी। स्टेट गवर्नमेंट मतलब अगर हम अदरवाइज किसी और चीज को जो स्टेट से रिलेटेड है उसको अगर हम यहाँ पे नुकसान पहुंचा रहे हैं तो फिर वो क्या हो जाएगा? स्टेट। जैसे पंजाब रोडवेज की बसेस को नुकसान पहुंचा दिया, स्टेट प्रॉपर्टी। फिर लोकल अथॉरिटी मतलब जहां पे भी म्यूनसिपैलिटी वगैरह एरिया बनता है और म्यूनसिपैलिटी ने कुछ पार्क्स वगैरह बनाए हुए हैं और उसमें जो बेंचेस लगे हैं या किसी भी चीज का हम उसको क्या कर रहे हैं? नुकसान पहुंचा रहे हैं। एनी कॉर्पोरेशन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड बाय और अंडर दी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट एक्ट। सेंट्रल और स्टेट एक्ट लिखा हुआ है। कोई भी कॉर्पोरेशन और इंस्टीट्यूशन अगर हमने एस्टैब्लिश किया है कहां पे? सेंट्रल और स्टेट एक्ट के अकॉर्डिंगली। कुछ चीजें होती है जो एक्ट के अकॉर्डिंगली एस्टैब्लिश की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वगैरह वो क्या है? वो किसी एक्ट के थ्रू आ रहे हैं, स्टेट का जो भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, तो वो यहाँ पे कवर हो जाएगा अगर हम उसमें कुछ भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। एनी कंपनी एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 20 सबसेक्शन 20 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट। ये किसकी बात कर रहा है? ये पीएसयूज की बात कर रहा है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि गवर्नमेंट पब्लिक कंपनीज की बात कर रहा है, गवर्नमेंट कंपनीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जो सबसेक्शन 20 सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट का है वो पब्लिक कंपनीज की यहाँ पे बात कर रहा है, लिख लेना साइड पे। एनी बोर्ड एस्टैब्लिश्ड बाय और अंडर दी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। हमने सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में किसी भी तरह का बोर्ड एस्टैब्लिश किया हुआ है, तो अगर वो बोर्ड एस्टैब्लिश किया हुआ है बस पब्लिक होना चाहिए, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया हुआ है, वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। एनी सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट वाली नहीं, अगर कोई जिसमें जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का रोल आ रहा है। फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल है, वहां पे एक रजिस्टर्ड सोसाइटी बना दिया कि इस हॉस्पिटल का जो भी वेलफेयर है वो देख रही है सोसाइटी, वहां पे कंट्रोल किसका रहता है? गवर्नमेंट का रहता है, वो रजिस्टर्ड है सोसाइटी यहाँ पे, तो वो वाली सोसाइटी इसमें कवर हो जाएगी। फिर एनी ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर दी सेंट्रल और स्टेट एक्ट, कोई भी ट्रस्ट अगर रजिस्टर कर रखा है सेंट्रल और स्टेट एक्ट के अंडर, ये ट्रस्ट वगैरह कैसे होती है? फॉर एग्जांपल जैसे 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 अमृतसर में वो है जलियांवाला बाग, तो कोई भी अगर मॉन्यूमेंट्स या कुछ ऐसा होता है उसके लिए एक ट्रस्ट बनाई जाती है। ट्रस्ट मतलब जो भी पैसा आएगा उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, तो उस ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है बिकॉज इट इज गवर्नमेंट ओन्ड, तो उस सिचुएशन में लाइबिलिटी बनेगी। फिर एनी इंस्टीट्यूशन concerned or undertaking which the central government or the state government may by notification in the official gazette specify in this behalf, यानी कि इस behalf पे अगर कुछ और भी नोटिफाई कर देती है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, वो भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। अल्टीमेटली बिल्कुल सिंपल है, पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब सरकारी प्रॉपर्टी। एक बार ये लिस्ट गो थ्रू जरूर कर लेना फिर से। आगे देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोवाइडेड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट शेल not specify any institution, concern or undertaking under this subclause unless such institution, concern or undertaking is financed wholly or substantially by funds provided directly or indirectly by the central or state government or by any one or more state governments or partly by the central government or partly by one or more of the state government। यानी कि जो भी institutions यहाँ पे हैं, जो भी बोर्ड है, जो भी ट्रस्ट है, it must be governed by the funds of central और state government, partly by the central government, partly state government या different state governments का mixture, वो चीजें हो सकती है, बट क्या होनी चाहिए? गवर्नमेंट ओन्ड होना चाहिए, गवर्नमेंट फंडेड होना चाहिए। ठीक है, आगे आइए। अब पब्लिक प्रॉपर्टी अगर हमें क्लियर हो गया तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है। प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब जो प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है वो क्या हो जाएगी? प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जाएगी। Private property means any property whether movable or immovable including machinery other than the public property which is owned by or possession of or under the control of any person, organization, institution or entity। यानी कि जो सरकारी प्रॉपर्टी नहीं है वो हो जाएगी हमारे पास प्राइवेट प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया? अब मेरे को बताइए, हमने ई तक पढ़ लिया, सेक्शन याद करवा दीजिए एक बारी। सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में क्या दिया हुआ है?
कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनानी है किस चीज के लिए? सर्वे करने के लिए कि कितना नुकसान हुआ। फिर बी में क्या दिया हुआ है? डैमेजिंग एक्ट दिया हुआ है। टिप्स पे याद रख लेना, डैमेजिंग एक्ट कहां दिया हुआ है? बी में दिया हुआ है। सी में क्या दिया हुआ है? बोलो। नहीं, डी में है पब्लिक प्रॉपर्टी। ऑर्गेनाइजर दिया हुआ है, टिप्स पे याद रखना है। और डी में क्या दिया हुआ है? पब्लिक प्रॉपर्टी। ई में पब्लिक है तो फिर प्राइवेट तो अपने आप ही याद आ जाएगा। ई में दिया हुआ है प्राइवेट प्रॉपर्टी। टिप्स पे याद रखना है, इन्हीं में से एक पूछ लिया जाएगा। सेक्शन मींस सेक्शन इन दिस एक्ट, नहीं भी याद रखोगे कोई नहीं फर्क पड़ रहा। स्टेट गवर्नमेंट मींस गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब, क्योंकि पंजाब पे ही एप्लीकेबल हो रहा है। फिर देखिए सेक्शन 3, सेक्शन 3 में क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 2 टिप्स पे याद रख लेना। प्रोहिबिशन ऑफ डूइंग डैमेजिंग एक्ट। डैमेजिंग एक्ट हमने पढ़ा ना अभी ऊपर, 2 बी में पढ़ा, ठीक है। तो डैमेजिंग एक्ट जो हमने पढ़े हैं उसके ऊपर प्रोहिबिशन लगाई जा रही कि कोई भी ये नहीं करेगा। पर्पस है ना एक्ट का प्रिवेंट करना, तो प्रिवेंट तभी होगा जब हम प्रोहिबिट करेंगे उस चीज को। बस इतना ही लिखा हुआ है। हुएवर ऑर्गेनाइजेज अ एजिटेशन, स्ट्राइक, हड़ताल, धरना, बंद, डेमोन्स्ट्रेशन, मार्च, प्रोसेशन, ब्लॉकेड ऑफ रेल, रोड और ट्रैफिक, whether by individual, group of individuals, shall not indulge in any damaging act। वो कहते हैं आप ये चीजें करिए, पीसफुल प्रोटेस्ट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट shall not indulge in any damaging act। अगर इसमें इंडल्ज होते हो तो आपने एक प्रोहिबिटेड एक्ट कर दिया। आगे देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द स्टेट गवर्नमेंट में वीडियोग्राफ सच डैमेजिंग एक्ट। स्टेट गवर्नमेंट उसको वीडियोग्राफ कर सकता है डैमेजिंग एक्ट को। ये इतना इंपॉर्टेंट है, जो आपको केस लिखवाया ना स्टेट ऑफ एपी वाला, उसमें गाइडलाइंस थी कि वीडियोग्राफ कीजिए। अगर कोई ऐसे वीडियोग्राफ नहीं, उन्होंने तो बोला सीसीटीवी और वो क्या होते हैं ड्रोन्स वगैरह से उसको कवर कीजिए पूरा। और ये जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो इट विल बी सफिशिएंट एविडेंस। आगे चल के पढ़ रहे हैं अभी हम, ये सबस्टांटिव पीस ऑफ एविडेंस बनने वाला है। कोई कॉरोबरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। कल को जब ये जाएगा कोर्ट में तो इसी के बेसिस पे सफिशिएंट प्रूव हो जाएगा सामने वाले के अगेंस्ट, ठीक है। इसमें लिखना, साइड पे लिख लीजिए जहां पे भी आपके पास जगह है। केस लिखवा रहा हूं बेसिकली, मैं लिख देता हूं, साइड पे लिखना आप। केस का नाम है कोदूगलर गुलर, जो भी नाम बनाइए। फिल्म यू है ये, ठीक है। फिल्म सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 सुप्रीम कोर्ट। 2018 सुप्रीम कोर्ट। क्या था फैक्ट्स लिखिए शॉर्ट में। लार्ज स्केल वेंडलिज्म, टारगेटिंग सिनेमैटिक रिलीज, किसी मूवी वगैरह को रिलीज होने से रोका जा रहा है बेसिकली। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट स्टेट authorities must employ extensive videography and ड्रोन फुटेज। ये करना चाहिए स्टेट्स को, ताकि कल को कोई प्रॉब्लम ही ना आए कि कौन लोग इन्वॉल्व थे या कितना नुकसान हुआ। उसमें जो भी चीजें हैं इस केस में डिटेल में बताया गया। KODUGALLUR, ये 2018 की जजमेंट है। करना हुआ कर लेना, नहीं तो मत करना। मैं सिर्फ इसलिए जजमेंट लिखवा रहा हूं तो आपको पता लग पाए कि वीडियोग्राफी की क्या रेलेवेंस है। यहाँ पे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद रख लेना। सबसेक्शन 2 में दिया हुआ है बेसिकली, सेक्शन 3 के सबसेक्शन 2 में दिया हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट में वीडियोग्राफ
सच डैमेजिंग एक्ट। और अगर उन्होंने वीडियोग्राफ कर लिया, इसके साइड पे लिखना रेड विद सेक्शन 10, रेड विद सेक्शन 10। सेक्शन 10 पे आइए डायरेक्टली पहले, वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 10 इज वेरी इंपॉर्टेंट। 11 तो टोटल है हमारे पास, सिर्फ क्या लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे, स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग एविडेंस। स्पेशल प्रोविजन, वैसे एविडेंस को कौन गवर्न करता है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बट जहां पे स्पेशल प्रोविजन दे दिया तो इट विल प्रिवेल। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ, किसी और लॉ में कुछ भी लिखा हुआ है, नॉट विद स्टैंडिंग दैट फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स द वीडियोग्राफिक वर्जन ऑफ द डैमेजिंग एक्ट रिकॉर्डेड ऑन द स्पॉट। जो आपने रिकॉर्ड किया हुआ है उसकी वीडियोग्राफ जो हुई है, शैल बी, शैल लिखा हुआ है, शैल में नहीं है, शैल बी कंसिडर्ड एज sufficient evidence, that shall be considered as sufficient evidence. It means no need of corroboration, no need of corroboration। बीएसए में क्या होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस होते हैं, वीडियोग्राफी वगैरह, उसके लिए वो सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ पे भी देना पड़ेगा जो वहां पे रिक्वायरमेंट होती है, उसको नहीं मना कर रहा है, सिर्फ इतने पार्ट को कह रहा है। वहां पे कॉरोबरेशन रिक्वायर्ड होती है, यहां पे कहता है कि दैट विल बी सफिशिएंट, कोई कॉरोबरेशन की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। तो उस एविडेंस के बेसिस पे, कोई और एविडेंस भी नहीं देने हैं हमें, सिर्फ उसी के बेसिस पे क्या हो जाएगा, उसी के बेसिस पे पनिशमेंट हो जाएगी सामने वाले को। यानी कि दिस इज सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, याद रख लेना। सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस मतलब एविडेंस ऑफ द फैक्ट। उस वीडियो में जो भी कुछ रिकॉर्ड हो रहा है ये इटसेल्फ एविडेंस ऑफ द फैक्ट है। इट मींस कि उसी के बेसिस पे क्या हो रहा है, sufficient evidence of the offense committed and the damage caused to the public or private property, वो अपने आप में sufficient evidence है। ठीक है, वीडियोग्राफी का क्लियर हुआ। और ये वन ऑफ द गाइडलाइन थी जो हमने री वाला केस किया स्टार्टिंग में। ठीक है, आगे वापिस आइए, सेक्शन 4 3 में था ये। ठीक है, 3 सब सेक्शन 2 टिप्स पे याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना उसको। 4 में देखो क्या दिया हुआ है, पेनल्टी फॉर डैमेज। ये पेनल्टी की बात कर रहा है, जो भी डैमेज कॉज हुआ अब उसकी पेनल्टी की बात हो रही है। हुएवर कमिट्स डैमेजिंग एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी शेल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म, कितनी, विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, 1 साल तक की तो इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, प्लस कितना फाइन लगाया जा सकता है, विच में एक्सटेंड टू 1 लाख, 1 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है। साइड पे लिख के रख लेना अपने बेयर एक्ट में, 1 साल तक की सजा, 1 लाख रुपए तक का फाइन। अब बोलोगे ये तो कम है, आगे ये तो सिंपल केसेस में कह रहा है, बट अगर वो कहता है पेनल्टी फॉर कॉजिंग डैमेज बाय एक्सप्लोजिव और फायर और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, आप याद कीजिए जब हम मिसचीफ वगैरह पढ़ते हैं वहां पे भी स्पेसिफिक सेक्शन दिया हुआ है फायर और एक्सप्लोजिव वाला, वहां पे पेनल्टी ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे भी सेम इसी तरह से है, whoever commits damaging act by fire or explosive substance shall be punished। देख लेना आपसे सिंपल पूछ रहा है या ये वाला पूछ रहा है, वहां पे punished with imprisonment for a term which shall not be less than 1 year, minimum 1 year, but which may extend to 2 years। यानी कि मिनिमम 1 ईयर और मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये 2 years, 2 साल तक जा सकता है। बट एंड shall also be liable to fine which may extend to 3 लाख, 3 लाख रुपए तक का फाइन भी हो गया हमारे पास। टिप्स पे याद रखना पड़ेगा। बट इसमें इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट मे फॉर स्पेशल रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग द जजमेंट अवॉर्ड अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर द टर्म लेस देन 1 ईयर। ये जो 1 ईयर मिनिमम इम्प्रिजनमेंट दिया हुआ है, इससे कम इम्प्रिजनमेंट भी दिया जा सकता है। कौन देगा, कोर्ट, बट उसको रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। तो इसका इफेक्ट कुछ है नहीं है, बेसिकली मैक्सिमम 2 ईयर्स दी हुआ वो। तो जब आपने लिख ही दिया कि कोर्ट रीजन रिकॉर्ड करके कम भी दे सकता है, बस इतना सा डिफरेंस है कि अगर ये लिखा होता अप विच में एक्सटेंड टू 2 इयर्स तो रीजन रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं थी। अब रीजन रिकॉर्ड करेगा कि वाई 1 साल से भी कम की पनिशमेंट। ठीक है, तो ये पनिशमेंट याद रखना टिप्स पे कहां दिया हुआ है, सेक्शन 2 में तो डेफिनेशन है, याद रहेगा। 3 में क्या है, प्रोहिबिट किया जा रहा है, 3 में प्रोहिबिट किया जा रहा है और वीडियोग्राफ की बात कर रहा है सब सेक्शन 2 में। फिर 4 और 5 में पनिशमेंट दिया हुआ है, 4 में नॉर्मल और 5 में फायर वगैरह वाले केसेस में। आगे आ जाइए, whoever is recovery, this is very important, section 6 is very very important, very very important। रीजन आपको खुद को ही पता है, देखिए क्या लिखा हुआ है, रिकवरी ऑफ डैमेज और लॉस, रिकवरी ऑफ डैमेज और लॉस। इसमें लिख लेना डेरा सच्चा सौदा
केस। पंजाब गवर्नमेंट ने ये अप्लाई किया था उस समय जब बठिंडा मानसा वगैरह में जो भी नुकसान हुआ तो उनके बैंक अकाउंट्स और उनकी प्रॉपर्टी से वो रिकवर किया गया सारा की सारी चीजें। ठीक है। ये प्रोविजन नहीं हुआ करता था 84 वाले एक्ट में, जो उसमें लेक्यूना था यहाँ पे दे दिया। किसके चलते हुए ये चीजें ऐड हुई हैं? जो हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का सुओ मोटो कॉग्निजेंस वाला केस पढ़ा। हुएवर इज फाउंड गिल्टी ऑफ डूइंग एनी डैमेजिंग एक्ट शेल, एक चीज तो याद रख लेना, इन एडिशन टू लिखा हुआ है, शेल इन एडिशन टू सेंटेंस इम्पोज्ड। इसका मतलब ये नहीं कि अगर पैसा रिकवर कर लिया उससे फाइनेंशियल लॉस जितना भी हुआ तो उसको इंप्रिजनमेंट नहीं होगा। दिस रिकवरी शेल बी इन एडिशन टू है, इन ल्यू ऑफ नहीं है। ऑप्शन में लिखा होगा दिस रिकवरी इज इन एडिशन टू, इन ल्यू ऑफ, तो ये इन एडिशन टू है। टिप्स पे याद रख लेना। सेंटेंस इम्पोज्ड बी ऑल्सो लाइबल टू मेक पेमेंट ऑफ द अमाउंट इक्विवेलेंट to the loss caused to the public or private property as determined by the competent authority। कौन डिटरमाइन कर रहा है कितना लॉस हुआ? competent authority। competent authority कौन होती है? जो हम आगे पढ़ेंगे 7 में, established under section 7 लिखा हुआ था ना ऊपर, हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था। while determining the loss or damage the competent authority shall make assessment of damage caused to the public or private property and cause to recover the same from the organizer and the participants of the damaging act found guilty as areas of land revenue। याद रख लेना, जिस तरह से लैंड रेवेन्यू के एरियर्स को रिकवर किया जाता है सेम उसी तरह से ये पैसा भी उनसे रिकवर किया जाएगा, प्रॉपर्टी वगैरह अटैच करके वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। तो सिंपल याद रख लेना, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। रिकवरी सेक्शन 6 में दिया हुआ है, कौन कर रहा है? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाया, उन्होंने असेसमेंट करना है। उसकी असेसमेंट के बेसिस पे किससे रिकवर किया जाएगा? ऑर्गेनाइजर से तो किया ही जाएगा और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे भी किया जाएगा। तो इनसे कैसे रिकवर करेंगे कि हम मान के चलेंगे अगर ये एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू होते तो जिस तरह से हम इस एरियर को रिकवर करते उसी तरह से इसको भी रिकवर कर लेंगे। इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। आगे देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। पर्पस पता है आपको क्यों बनाई जा रही है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी? इसमें लिखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, द स्टेट गवर्नमेंट शेल बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट constitute an authority to be known as competent authority for the purpose of this act। तो नोटिफाई कर दिया गजट में कि दिस विल बी द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट, वो रहने वाली है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। फिर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शेल मेक असेसमेंट फॉर लॉस और डैमेज caused by damaging act in such manner as may be determined by it। तो वो क्या करेंगे? असेसमेंट करेंगे बेसिकली नुकसान कितना हुआ। फिर एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय द, ये इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने जो असेसमेंट कर दिया, जरूरी थोड़ा ना कि सही असेसमेंट कर रहे हैं। मैं ऑर्गेनाइजर हूं, सपोज कीजिए मेरे कहने पे प्रॉपर्टी को किसी ने नुकसान पहुंचा दिया। अब इन्होंने असेसमेंट कर दिया 1 करोड़ का, मुझे लगता है 1 करोड़ का तो नुकसान हुआ ही नहीं है प्रॉपर्टी का, एक गाड़ी तो जलाई है उन्होंने सिर्फ, तो वो तो 5-6 लाख की गाड़ी है। ठीक है, तो अगर वो सस्ती है तो फिर इस केस में 1 करोड़ कैसे बना दिया इन्होंने? तो मैं चैलेंज तो कर पाऊंगा ना उसको, तो चैलेंज के लिए बताया हुआ है अ पर्सन एग्रीड बाय द असेसमेंट ऑफ लॉस ऑफ डैमेज टू द डैमेज मेड अंडर सबसेक्शन 2 में within a period of 30 days from the date on which the order of assessment is communicated to him prefer an appeal। पहले तो याद रख लेना 30 दिन का लिमिटेशन है अपील फाइल करने के लिए। कहां से काउंट होगा? जब उन्होंने असेसमेंट किया तब से नहीं, जब वो असेसमेंट का ऑर्डर मुझे कम्युनिकेट हो जाएगा, पेपर में पूछ लिया जाएगा। तो जब वो असेसमेंट का ऑर्डर मुझे कम्युनिकेट हो गया उसके 30 दिन के अंदर मैं अपील फाइल करूंगा। कहां पे? स्टेट कोर्ट में नहीं जाएगी इसकी अपील। अपील कहां जा रही है? स्टेट गवर्नमेंट के पास जा रही है। ऑप्शंस में कोर्ट दिया होगा आपको, 30 दिन के अंदर अपील हो रही है, बट किसको हो रही है अपील? स्टेट गवर्नमेंट को हो रही है। आगे देखिए, ऑफेंसेस टू बी नॉन बेलेबल, ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल। 8 और 9 याद रहेगा क्योंकि 7 आपको टिप्स पे याद है। तो ये नॉन बेलेबल रहेंगे ऑफेंसेस, ये कॉग्निजेबल रहेंगे ऑफेंसेस। कॉग्निजेबल मतलब बड़े केसेस, पुलिस क्या कर सकती है? बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। नॉन बेलेबल मतलब ऐसा नहीं कि बेल मिलेगी, नहीं, बेल इज डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। कहां मिलती है नॉन बेलेबल केसेस में बेल? 480 में, CR BNSS हमने पढ़ा ना 480 में, तो वो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। तो लिखा नहीं है ना इसका अपना प्रोसीजर तो नहीं है, तो जिस क्रिमिनल लेजिस्लेशन का अपना प्रोसीजर नहीं है तो उसमें CRPC चलने वाला BNSS, क्योंकि वो जनरल लॉ है। द ऑफेंसेस कमिटेड अंडर दिस एक्ट शैल बी
नॉन बेलेबल। टिप्स पे याद रख लेना, बड़े ऑफेंसेस हैं ये। नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शेल इफ ही इज इन कस्टडी बी रिलीज्ड ऑन बेल on furnishing his bail bond unless the prosecution has been given an opportunity of being opposed। यानी कि पीपी को सुना जाएगा, पीपी इसकी एप्लीकेशन सुनेगा, मतलब जो पीपी जो है अपोज करेगा उसकी एप्लीकेशन को, बेल एप्लीकेशन को, उसके बाद ही ऑर्डर पास किया जा सकता है, उससे पहले नहीं किया जा सकता। यहाँ पे मैंडेटरी है, ठीक है, याद रख लेना। तो जो भी पर्सन है उसकी बेल रिलीज करने से पहले पीपी को सुना जाएगा, दोनों पार्टीज की आर्गुमेंट्स रिकॉर्ड की जाएगी, फिर बेल ऑर्डर पास किया जाएगा। नॉन बेलेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल, दी ऑफेंसेस कमिटेड अंडर दिस एक्ट, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, शेल बी कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल तो है, बट द पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ हेड कांस्टेबल shall be competent to arrest the organizer or the participant found to be involved in the commission of offenses under this act। इंपॉर्टेंट क्या है, जो अरेस्ट हम बीएनएसएस में पढ़ते होते हैं सेक्शन 35 में, वहां लिखा हुआ है एनी पुलिस ऑफिसर, वहां पे कोई भी कर सकता है, इवन बिलो द रैंक ऑफ हेड कांस्टेबल। बट यहां पे क्या लिखा हुआ है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ हेड कांस्टेबल। अरेस्ट के लिए मिनिमम हेड कांस्टेबल होना चाहिए, एएसआई है चलेगा, एसआई है चलेगा, इंस्पेक्टर या उससे ऊपर की कोई भी पोस्ट है चलेगा, मिनिमम हेड कांस्टेबल। टिप्स पे याद रख लेना। नो कोर्ट इंफीरियर टू द कोर्ट ऑफ सीजेएम shall try the offense committed under this section। ट्रायल कहां चलने वाला है इसका, सीजीएम में चलेगा, जेएमआईसी में नहीं चलेगा। टिप्स पे याद रख लेना, छोटे छोटे से पॉइंटर्स हैं बट इंपॉर्टेंट है सभी के सभी। बड़ा ऑफेंस माना जा रहा है, प्रॉपर्टी बहुत डैमेज कर दिया, तो ऑफेंस कौन ट्राई करेगा, सीजीएम करेगा, जेएमआईसी नहीं करेगा। 10 हमने पढ़ लिया हुआ है, 11th पे आइए, लास्ट है। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 11 provision of this section are not in derogatory of any other law। ये जो हमने बनाया है एक्ट, इसकी जितनी भी प्रोविजंस हैं किसी और लॉ के डेरोगेटरी नहीं चलने वाली है। डेरोगेटरी मतलब अगर ये मिसचीफ भी बन रहा है तो आईपीसी के भी चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे, आईपीसी के भी चार्जेस फ्रेम होंगे, आईपीसी के अकॉर्डिंगली, यानी कि बीएनएस के अकॉर्डिंगली भी पनिशमेंट होगी मिसचीफ के लिए, और यहां पे भी चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे, इसमें भी पनिशमेंट होगी। आपसे कभी अगर बीएनएस, पंजाब जुडिशरी का पेपर देने जा रहे हो, बीएनएस पूछ लिया उन्होंने, तो बीएनएस में मिसचीफ पूछ लिया 5 नंबर में, तो मिसचीफ के लिए लाइबिलिटी बना देना इस सेक्टर में भी, आपको याद तो होगा ना ये, तो बोलना कि यहाँ पे भी लाइबिलिटी बनने वाली है। कौन से सेक्शन में, या तो 3 में बनेगी, या सॉरी या तो 4 में बनेगी या फिर 5 में बनेगी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली पढ़ा हुआ है तो इंटरलिंक कर पाओगे, और अगर ऐसी इंटरलिंकिंग आप करते हो तो ट्रस्ट में आपको एज मिलता है बाकी बच्चों से मार्क्स स्कोर करने में। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शेल बी इन एडिशन टू एंड नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, एंड nothing contained in this act shall exempt any person from any proceeding whether by way of investigation or otherwise which might apart from this act be instituted or taken against him। कल को वो ये नहीं बोलेगा कि मेरे अगेंस्ट तो यहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो देख रही है कितना डैमेज हुआ है, तो मेरे अगेंस्ट बीएनएस की प्रोसीडिंग ना करो। वो भी चल सकती है काउंटर पार्ट में, वो अलग चलेगी, ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अपना काम कर रही है, वो अलग कर रही है, ठीक है। तो इट दिस एक्ट इज इन एडिशन टू। एक लास्ट लिखिए यहाँ पे, केस का नाम लिखिए, ये रीसेंट जजमेंट है इसलिए लिखवा रहा हूं मैं आपको, केस का नाम लिखना, लालचंदर राम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2025 सुप्रीम कोर्ट, 2025 सुप्रीम कोर्ट। अब ये मत बोलना उत्तर प्रदेश में थोड़ा ना ये वाला पंजाब वाला एक्ट लग रहा है, नहीं लग रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो मॉडल्ड है ये तो उस जजमेंट के ऊपर मॉडल्ड है, और इसमें जो प्रोविजंस हैं वो 84 वाले एक्ट की भी तो प्रोविजंस हैं, इसमें सिर्फ स्टेट लेजिस्लेशन हो गई है, तो वो जो यहाँ पे हेल्ड किया जा रहा है तो इक्वली एप्लीकेबल होगा इसके ऊपर भी, ठीक है। ये लिखिए इसमें क्या हेल्ड किया इन्होंने, हेल्ड वाला पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। any individual citizen has the right to set criminal law
इन मोशन, इन मोशन। कोर्ट कहता है हाई कोर्ट कैन नॉट, हाई कोर्ट कैन नॉट क्वैश, हाई कोर्ट कैन नॉट क्वैश मैजिस्ट्रेट्स summons, magistrate summons simply because the complaint was not filed by a specific government oblique bureaucrat। ये नहीं है कि किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल या ब्यूरोक्रेट ने कंप्लेंट नहीं फाइल किया तो आप इस पे कॉग्निजेंस नहीं लोगे। कोई भी फाइल कर सकता है, भले ही नुकसान पब्लिक प्रॉपर्टी को हो रहा है तो प्राइवेट पर्सन भी यहाँ पे कंप्लेंट फाइल कर सकता है। क्रिमिनल लॉ को कोई भी मोशन में यहाँ पे ला सकता है, ठीक है। इसमें एक चीज और लिखना, कॉरेस्पॉन्डिंग या सिमिलर प्रोविजंस अंडर बीएनएस। यहाँ लिखा हुआ है ना सेक्शन 11 में क्या बोला कि दिस विल बी इन एडिशन टू, डेरोगेटरी नहीं चलने वाला, यानी कि बीएनएस में जो भी चार्जेस बन रहे हैं वो तो बनने वाले ही हैं, ये सेक्शन 11 के ऊपर हो जाएगा बेसिकली। क्या कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब मिसचीफ लिख लीजिए, अगर मिसचीफ उसने किया 324 में दिया हुआ है बीएनएस के सेक्शन 324। सेकंड लिख लीजिए रॉयटिंग या फिर अनलॉफुल असेंबली, अनलॉफुल असेंबली वगैरह हमने 190 में पढ़ा होता है बीएनएस के, या फिर ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट, अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट सेक्शन 206 से लेके 226 में दिए हुए हैं। ये हमने नहीं पढ़े होंगे क्योंकि प्रीलिम्स में इतने पूछे भी नहीं जाते हैं। सिमिलर प्रोविजन जो हमने सेक्शन 11 पढ़ा ना, सेक्शन 11 में क्या लिखा हुआ है कि ये जो एक्ट है इट इज नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लेजिस्लेशन। इट मींस, इसका मतलब क्या हुआ, इस एक्ट में सेक्शन 4 और 5 के अकॉर्डिंगली पनिशमेंट मिलेगी, इसमें रिकवरी भी की जाएगी सेक्शन 6 के अकॉर्डिंगली, तो वो इन एडिशन चलने वाली है। जो बीएनएस की प्रोविजंस हैं जहां पे भी वो लाइबल हो रहा है, जिसने भी ऑफेंस कमिट किया है, ये सेक्शंस तो उसके ऊपर लगने ही लगने हैं। कल को जब पनिशमेंट होगा तो प्रिवेंशन वाले एक्ट में भी पनिशमेंट होगा और बीएनएस में भी पनिशमेंट होगा। वो पनिशमेंट कैसे चलनी है, कंकरेंट चलनी है या कॉन्जिक्यूटिव चलनी है, वो मैजिस्ट्रेट साहब अपना ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक।